आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले हमने देख लिया है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट क्या रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट सेज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द एटमोसफेयर इज बिहेविंग लाइक ग्रीन हाउस। ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है कि ग्रीन हाउस गैसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव कर रही है। द गैसेज दैट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेस की डेफिनेशन ये होती है कि वो गैसेस जो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, द प्रोसेसेस दैट वार्म द एटमॉस्फेयर आर ऑफन कलेक्टिवली इन्फर्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। डेफिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो सारी प्रोसेसेस जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है उसे कलेक्टिवली हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, मैंने यहाँ पे स्निप करा है। तो यहाँ लिखा है, द टर्म ग्रीन हाउस इज डिराइव फ्रॉम द एनालॉजी टू अ ग्रीन हाउस यूज इन कोल्ड एरियाज फॉर प्रिजर्विंग हीट। देखो, जो भी ठंड भरी जगह होती थी पहले, वहाँ पर में हीट को बचा के रखने के लिए लोग ग्रीन हाउस यूज़ करते थे। अ ग्रीन हाउस इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास से बना होता था। द ग्लास विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड इज ओपेक टू आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या होता था कि जो शॉर्ट वेव आती थी उसको लेकर के तो ये ट्रांसपेरेंट होता था, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती थी उसके लिए ये ओपेक होता था। द ग्लास देयर फॉर अलाउज इन मोर रेडिएशन एंड प्रिवेंट्स द लॉन्ग वेव रेडिएशन गोइंग आउटसाइड द ग्लास हाउस। अब ये करता क्या था कि ये रेडिएशन को अलाउ करता था, मतलब उस पर पड़ने के लिए, लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती थी उसको ये बाहर जाने से रोक देता था, causing the temperature inside the glass house structure warmer than outside। इससे होता क्या था, जो वो स्ट्रक्चर होता था ग्लास हाउस वाला, वो बहुत ही गर्म होता था बाहर के एनवायरनमेंट से। यही होता है व्हेन यू एंटर अ कार और अ बस ड्यूरिंग समर्स वेयर विंडोज आर क्लोज, यू फील मोर हीट देन आउटसाइड। ये आपने किया होगा फील कि जब भी आप किसी कार या बस में चढ़ते हो तो अगर वहाँ की खिड़कियाँ लगी होती हैं जो कि ग्लास से ही बनती हैं तो आपको बाहर से ज़्यादा गर्मी लगती है। Likewise, during winter, the vehicles with closed door and window remain warmer than the temperature outside। आपने ठंड में भी ये देखा होगा कि अगर आप किसी व्हीकल में घुसते हो तो वो एरिया वार्मर होता है बाहर के एरिया से। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यही एग्जाम्पल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। क्योंकि ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये करता है कि ये जो रेडिएशंस हैं उसको ये बाहर, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसको ये बाहर जाने से रोक देता है, और ये ऊपर से ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब भी करता रहता है। तो कुल मिलाकर के वो बहुत ही गर्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। पहला देखते हैं, द प्राइमरी ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया है थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट करती हूँ। greenhouse gases. The primary greenhouse gases of today's concern are carbon dioxide, chlorofluorocarbon CFC जो कि AC वगैरह emit करता है, methane CH4, nitrous oxide N2O and ozone O3। The effectiveness of any CHG will depend upon magnitude of increase in its concentration। देखो, सबसे बड़ी बात यह है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से गायब ही हो जानी चाहिए। थोड़ी बहुत मात्रा में इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर हम यहाँ से CO2 हटा देते हैं तो हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये सब चाहिए, लेकिन इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसे डिसाइड होता है, इसके मैग्नीट्यूड से। अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द CFC आर हाईली इफेक्टिव। और मैंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली AC वगैरह से निकलता है, और AC आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओजोन विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वेरी इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है जब यूवी रेस को इसको एब्जॉर्व करना होता है, और ये पाया कहाँ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि अर्थ एमिट करती है उसको भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है। सो ओजोन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गैस। द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH इन एटमॉस्फेयर इज़ CO2। अगर देखा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस गैस का है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, द emission of CO2 mainly comes from fossil fuel combustion, that is oil, gas and coal। मतलब जब भी ये तीनों जलते हैं तो हमें CO2 मिलता है। फॉरेस्ट एंड ओशंस आर द सिंक फॉर CO2। लेकिन फॉरेस्ट और ओशन क्या होते हैं, सिंक होते हैं CO2 के। मतलब अगर CO2 को कोई चीज़ अब्जॉर्ब करती है तो वो है ओशंस, और दूसरा है फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट यूजेस CO2 इन देयर ग्रोथ। सो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू चेंजेस इन लैंड यूज ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अब जैसे कि हमने अभी जाना कि फॉरेस्ट अगर सिंक है CO2 का, और अगर हम उसको अपने फ़ायदे के लिए, लैंड यूसेज के लिए, और जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं मेट्रोज बनाने के लिए, तो उससे हो क्या रहा है कि जो फॉरेस्ट सिंक की तरह था अब वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण CO2 का जो मैग्नीट्यूड है वो फिर से बढ़ जा रहा है। ऑल्सो इसका आप इफेक्टिवनेस देखोगे कि क्यों आखिर CO2 के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं। द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट टू चेंजेस इन सोर्सेज टू सिंक इज़ 20 to 50 ईयर्स। मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 को सोर्सेज से सिंक में जाने में ही, मतलब एडजस्ट करने में ही 20 से 50 साल लग जाते हैं। तो अगर आप वो सिंक ही हटा दोगे तब तो ये 20 से 50 साल से सीधा इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, शायद 1000 से 2000 साल। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ राइजिंग एट अबाउट 0.5% एनुअली। मतलब अगर CO2 का हम राइज का लेवल देखें तो वो 0.5% एनुअल रेट है। डबलिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 टुक प्लेस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डबलिंग कब हुई CO2 की, तो वो था प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे। और ये एक तरह से इंडेक्स की तरह यूज़ होने लगा कि क्लाइमेटिक चेंज आखिर किस हिसाब से बदला है। सो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर एस्टिमेटिंग द चेंजेस इन क्लाइमेट इन क्लाइमेटिक मॉडल्स। अब देखो, जब प्री इंडस्ट्रियल सेटअप होता है ना, तो आप अचानक से सारे फॉरेस्ट को क्लीन करते हो, उस जगह को आप बहुत सारे मशीन्स लगाते हो जिससे पॉल्यूशन भी होता है और उस पॉल्यूशन में CO2 भी निकलता है। तो एक तरह से ये इंडेक्स की तरह यूज़ होने लगा कि कैसे डबलिंग हुई है और कैसे उसका इफ़ेक्ट पड़ा है क्लाइमेट पे। CFCs आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। CFC प्रोडक्ट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के। ऑब्वियसली आप AC ले लो, आप साथ ही साथ आप व्हीकल्स ले लो, व्हीकल से भी निकलता है CFC। ओजोन ऑकर इन स्ट्रेटोस्फेयर वेयर UV रेज कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन। अब ओजोन हमें पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जिसमें होता क्या है कि जो UV रेज होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देते हैं। दस UV रेज डू नॉट रीच अर्थ सरफेस, और इसी कारण जो UV रेज हैं वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचते हैं। द CFCs ड्रिफ्ट इन द स्ट्रेटोस्फेयर टू डिस्ट्रॉय ओजोन। अब CFC इतना हार्मफुल क्यों है? क्योंकि CFC जो है ना, हम क्रिएट अपने एटमॉस्फेयर में करते हैं, पर वो ऊपर उठता है, वो ड्रिफ्ट करता है और जाता है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर ओजोन ऐसे ही डिस्ट्रॉय होता रहा तो ये UV रेज हम तक के पहुंचेंगी, जो कि बहुत हार्मफुल रेज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन ऑकर्स ओवर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के आसपास तो बहुत अच्छे से ओजोन का डिप्लीशन हो चुका है, ये हमने न्यूज़ में बहुत देखा है। और इसको बोलते क्या है? द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द ओजोन होल। मतलब ये जो डिप्लीट हो रहा है बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल। दिस अलाउस UV रेज टू पास थ्रू ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की लेयर पार करते ही ह्यूमन सरफेस आ जाता है। अगर ये UV रेज ट्रोपोस्फेयर को पार कर जाती हैं तो वो हम तक पहुंच सकती हैं। नाउ इंटरनेशनल एफर्ट्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द रिडक्शन इन CFC। अब इंटरनेशनल एफर्ट्स बहुत सारे लेने लग गए हैं ताकि CFC रिड्यूस हो जाए। इसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये वाले पॉइंट में लिखा है, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ अ फेमस वन। इट वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1997। 1997 में इसको प्रोक्लेम किया गया था कि हम इसे चालू करेंगे। दिस प्रोटोकॉल केम इन टू इफेक्ट इन 2005। ये 2005 में आया। और ये कितने नेशंस को बाइंड करती है? इट बाइंड्स अराउंड 141 नेशंस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
It bounds 35 industrialized countries to reduce their emission by the year 2012 to 5% less than the level present in 1990. अब जो 1990 में CO2 का लेवल था, ये जो 35 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को इसने साथ लाया और बोला कि 2012 तक के जो आपका CO2 का एमिशन है वो नहीं करके भी 5% लेस होना चाहिए जो आज का आपका लेवल है, तो ये इस पे काम कर रहा था. Now next point, the increasing trend in the concentration of CHG in the atmosphere in long run warm up the earth. अगर ये ऐसे ही increasing trend पकड़ता रहा CHG atmosphere में, तो long run में क्या होगा कि ये earth को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा. And once the global network sets in, it will be difficult to reverse the process. और अगर एक बार ये process set हो गया तो फिर इसको reverse करना बहुत मुश्किल है. और इसका एग्जाम्पल हम बहुत सारा देख रहे हैं. द फर्स्ट वन इज राइज इन द सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. मैंने ओके ग्लेशियर का नाम लिया था जो कि अभी अभी मेल्ट हुआ है. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी हमारा फैले जा रहा है. एंड ऑल्सो इट कैन फ्लड लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल आइलैंड एंड एरियाज. अब ये इन सारी जगह पर में फ्लड सुनामीज कुछ भी आ सकता है. सो डेफिनेटली इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. ये मैंने कुछ पेपर कटिंग्स भी लगाई हैं जिसमें देखो ग्रीन हाउस गैसेज राइजिंग अलार्मिंगली, ये आते रहते हैं न्यूज़ में. गंगोत्री हमारे इंडिया का पार्ट है. इट इज़ श्रिंकिंग 23 मीटर एवरी ईयर. वार्मिंग आर्कटिक could affect global weather. एयर पॉल्यूशन बिगेस्ट किलर साउथ ईस्ट एशिया सेज वर्ल्ड हेल्थ. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं. लेट्स होप दैट वी contribute efforts to make this world a livable one for coming generation. सो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर थे. थैंक यू सो मच. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.